गम पर सारे गम रे रे गर सारे मा पा ग रे सा मोहब्बत तेरे जंजाम पे रोना हारना। सारे गम पानी सारे गारे सारे माँ पगारे सारे गमा पगारे सारे गा हारना। तुम हो मेरे मोहब्बत नाम पे तेरे अंजाम पे रोना। कल वाले में कुछ पूछना है क्या? हाँ भाई दोस्तों, कल वाले में कुछ पूछना है क्या? बोलिए कृपया जल्दी, वरना आगे बढ़े। बोलो, बिना बोले कैसे पता लगेगा भाई? नो सर। नो, ठीक है, चलिए। तो तुम्हारी अभी ऑफलाइन क्लास बंद चल रही होगी, है ना? कि वो भी चल रही है? चल रही है सर। चल रही है, उसमें क्या चल रहा है? 12th का सर रिप्रोडक्शन। अच्छा, कितना पढ़ लिया उसमें? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है सर कल। अच्छा, कितने बच्चे आए हैं आज?
चलिए, कुछ बच रहा है क्या? बताना जरा, कुछ बच रहा हो तो। नेमिंग में कुछ बच रहा है क्या? चलिए अब बताते हैं फिर। बेसिकली तुम्हारी किडनी कैसी है? ये किडनी को कैसे देख रहे हो, समझ रहे हो तुम? तुमने किडनी काट ली, एक दो जना रिप्लाई देते रहा करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, वरना मुझे लगता है कि मैं ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बोलते रहा करो। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे हैं? अरे बोल दो, गूंगे बह रहे हो क्या? सुनते हो कि नहीं सुनते, ये बताओ। यस सर। ठीक है, चलिए। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी बात करें हैं, तो किडनी, भाई तुम एक चीज सोचो, किडनी तुम्हारी हवा में लटक रही है क्या? हवा में तो नहीं लटक रही होंगी ना किडनियां, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट हो, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है ना। ऐसे मैंने कल क्या बताया था, ये तुम्हारा वर्टिबल कॉलम है, इसके साइड में ऐसे किडनी लगी हुई है T12 टू L3 लेवल में, यही तो बताया था। तो भाई ये तुम्हारी बॉडी ये रही, तो बॉडी वॉल से चिपकी रहती होंगी कि नहीं चिपकी रहती होंगी? बोलो, अरे आया ना, यस बोलो सर। यार। चिपकी होंगी ना, कॉमन सेंस है। हवा में तो लटक नहीं रही किडनियां, कोई भी ऑर्गन नहीं हवा में लटक रहा। ऐसा तो होता नहीं जब हम चलते हैं तो हमारी किडनियां हिल रही हो साथ में, हिलती हैं क्या? नहीं सर। किसी की हिलती हो तो बता देना भैया, डिफेक्ट है उसमें फिर। ठीक है, चलो। तो ये जो जुड़ी होती है कनेक्टिव टिश्यू की सीट से जुड़ी रहती है। उसके बाद एक ऊपर की तरफ सबसे बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ये प्रोटेक्टिव लेयर है किडनी के ऊपर। ठीक है, अब किडनी को दो रीजन में डिवाइड कर दिया, एक कर दिया कॉर्टेक्स और एक कर दिया मेडुला। ये इनर रीजन हो गया और ये आउटर रीजन हो गया। तो देखो मैंने ये लाइनिंग बनाई है, तो इसके बाहर वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये ब्लू पेन से बनाया है सारा, क्या है ये? क्या बोलेंगे इसको? रीनल। बोलो यार, क्या बोलेंगे इसको? रीनल कॉर्टेक्स। इसके अंदर देखो ये जो अंदर वाला एरिया दैट इज अ पिरामिड, तो उसको बोल दिया, सॉरी पिरामिड बोला, मेडुला। तो ये हो गया रीनल। और रीनल मैंने बताया था किडनी के लिए क्या टर्म यूज करते हैं अपन, रीनल। आया ना? बोलो आया ना? यस। ठीक है ना? तो इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया, रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स। तो तुमसे पूछा व्हाट इज रीनल कॉर्टेक्स, द आउटर एरिया ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स एंड द इनर एरिया ऑफ किडनी इज कॉल्ड रीनल मेडुला। ठीक है, अब मेडुला के अंदर पिरामिड्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, मेडुलरी पिरामिड, चाहे उनको रीनल पिरामिड बोल देते हैं। इनका नंबर कितना होता है, 8 to 12 होता है ईच किडनी में। कितना होता है? 8 to 12। नहीं समझ में आया? एक और चीज बता दूं, जो रैबिट की किडनी होती है ना, रैबिट की किडनी, ओनली वन पिरामिड प्रेजेंट। याद रखो तो रख लेना, जो खरगोश होता है उसकी किडनी में केवल एक ही रीनल पिरामिड होता है। ठीक है, अपने अंदर कितने हैं? 8 to 12। बात समझ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, डायरेक्ट पूछ लेगा तुमसे, हाउ मेनी मेडुलरी पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स आर प्रेजेंट इन आवर ईच किडनी। तो 8 to 12 रेंज आएगी। अब देखो ये जो इसका ये जो प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन। इस कॉनिकल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड रीनल पेपिला। देखो मैंने पिरामिड ऐसी तो बनाया है, ऐसी तो कुछ पिरामिड ऐसे मान लो, तो ये देखो ये कौन हो गया, कौन, तो कौन का जो तिकोना हिस्सा है इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। पढ़ा होगा ना ज्योमेट्री में, ये कौन का प्रोजेक्शन होता है, तो प्रोजेक्शन को क्या बोल रहे हैं, पेपिला। तो इसको रीनल पेपिला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रीनल किडनी में। तो कॉनिकल प्रोजेक्शन ऑफ द मेडुला इज कॉल्ड रीनल पेपिला।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया क्या? Yes. ठीक है। अब देखो पेपिला क्या है, कहीं ये डक्ट यहाँ पे जाके खुल रहा है, ये छोटे छोटे एरियाज में। तो जो जिस एरिया में जो रीनल पेपिला ओपन हो रहा है उनको बोल रहे हैं माइनर कैलेसिस। क्या बोल रहे हैं? माइनर कैलेसिस। अब जहाँ पे ये सारे माइनर कैलेसिस मिल जाएंगे उसको बोल देंगे मेजर कैलेसिस। मतलब मैंने मान के चलो ऐसे बहुत सारी डक्ट थी, कैसे आई, एक आई यहाँ से, एक आई यहाँ से, ये सारी कंबाइंड हो गई। जैसे मान के चलो और मान लो ऐसे, तो ये जो बनेगी ना, ये सारे मिल जाएंगे एक जगह पे, तो ये बने क्या हमारे मेजर कैलेसिस, और ये क्या है हमारे माइनर। अब ये जाके एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर में खुल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं पेल्विस। ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है ना उसको क्या बोल रहे हैं अपन? रीनल पेल्विस। फनल है ना ये, ऐसे फनल दिखता है, फनल जानते हो ना, ऐसे ही कोई स्ट्रक्चर। फनल जानते हो ना, जिससे मिट्टी का तेल वगैरह डालते हैं ना, वो देखा होगा। बोलो। तो ये क्या हो गया? पेल्विस। रीनल कहाँ है? रीनल पेल्विस कहाँ है? कहाँ भाग गया ससुर? रीनल पेल्विस फनल शेप्ड जो होता है। ठीक है। अब ये यहां से कहां पे खुलेगा तुम्हें पता है? यूरेटर पे। कहां पे खुलेगा? यूरेटर। और यूरेटर कहां पे जाएगा बताना? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन कहां पे निकल जाएगा? यूरिथ्रा में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल दो। Yes, sir. एक ही है क्या क्लास में? सारे सो रहे हैं क्या? और अरे बोला करो भाई, जब भी इंटरेस्ट आएगा थोड़ा सा, वरना मुझे भी बोरिंग लगेगा, तुम्हें भी बोरिंग लगेगा। ठीक है। फाइलम जानते हो किसको बोलते हैं बायोलॉजी में? फाइलम मतलब गड्ढा। अब ये इतना समझ में आ गया तुम लोगों के? बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या इतने में? कुछ पूछना है किसी को? अरे थोड़ा इंटरेक्ट किया करो यार। कल तो कर रहे थे काफी, आज नहीं कर रहे एक भी। क्या हो गया? घर पे मार पड़ गई है किसी को? सबको पड़ गई क्या? नहीं सर। बताओ तो, बोलो ना यार। बताओ ये समझ में आया क्या? पहले मेरे को हाँ सारे हाँ हाँ बोल दो, आया ना तो बोल दो यार, मेरे को पता तो लगे समझ में आया भी कि नहीं आया। Yes, sir. ठीक है चलिए आगे बढ़ूं फिर मैं। अभी एक और चीज लिखना भूल गया। आइलम से हमारी दो आर्टरी और वेन, एक रीनल आर्टरी एंटर करती है यहाँ से, और रीनल वेन एंटर करती है यहाँ से, और नर्व से एंटर करती हैं। ठीक है। क्या एंटर करती है? नर्व्स। समझ में आया कि नहीं आया ये? बोलिए। Sir. चलिए बढ़ता हूँ आगे, फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। चलिए लिख लिया? कर दूं रफ? अब मेरे को पाथ बताना, पाथ ऑफ यूरिन क्या होगा? सबसे पहले रीनल मेडुला, रीनल मेडुला से रीनल पेपिला तक आएगा, उससे आएगा माइनर कैलेसिस, उससे आएगा मेजर कैलेसिस, और उससे आएगा रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से पाउस आउट फ्रॉम बॉडी। बोलो ये समझ में आएगा सीक्वेंस? बन कहां पर रहा है यूरिन तुम्हारा? रीनल मेडुला के अंदर बनना है, तो स्टार्टिंग वहां से होगी। अब समझ गया रास्ता कैसे बना, पाथ कैसे बना? बोलो। Yes, sir. अरे बोलो यार।
समझ में आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. चलिए अब बात करते हैं, कि हाउ यूरिन बाय फॉर्म इन पिरामिड्स। तो आंसर क्या है इसका? बाय नेफ्रॉन्स। अभी नेफ्रॉन क्या होता है जानते हो क्या? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ये क्वेश्चन भी नीट में आ रखा है, समझ में आया कि नहीं आया? तो बेसिकली जो तुम्हारा पिरामिड होता है ना, पिरामिड, इसमें प्रेजेंट होता है तुम्हारा नेफ्रॉन। अभी तुम्हें बताऊंगा सारा क्या है ये, पूरा डिटेल में खोल के बताऊंगा इसको, ठीक है ना? तो ये बेसिकली नेफ्रॉन तुम्हारे इसमें प्रेजेंट होता है, क्या में? पिरामिड में। इतना समझ में आता है क्या? अरे बोल दो। यस। एक पिरामिड में कितना नेफ्रॉन रह सकता है? देखो एक किडनी में इन ईच किडनी कितने होते हैं? एनसीईआरटी में 1 मिलियन दिया है शायद, 1 मिलियन किडनी, 1 मिलियन नेफ्रॉन। कितना रहता है एक में? 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन रहता है, ठीक है, एक किडनी में, ठीक है? तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है, और ईच किडनी 8 to 12 पिरामिड्स हैं उसमें। तो अब लगा लो तुम कितना होगा, लगा सकते हो मैथमेटिक्स? भाग लगा दो 8 का, डिवाइड लगा दो या तो 8 का या 12 का, निकाल लोगे ना एवरेज, ऐसी तो निकालेंगे, आया ना? बोलो। अब तुम ये एक चीज अब तुम मेरे को बताना, मैंने कल तुम्हें बताई थी किडनी की लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर, और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट बताई, वो मोटाई बताई थी, थिकनेस। अब तुम ये सोचो इतनी छोटी स्ट्रक्चर में, उसके भी अंदर एक और छोटी स्ट्रक्चर पिरामिड है, मतलब इतनी छोटी स्ट्रक्चर में कितने न्यूरॉन, कितने नेफ्रॉन्स हैं? 1 मिलियन। तो समझ रहे हो ये कितनी, ये बहुत मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगी या मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगी, बताओ? बोलो। मैक्रोस्कोपिक होगी ना भैया। नेक डाई से तुम्हें केवल किडनी में कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हें नेक डाई से केवल क्या दिखेगा? केवल तुम्हें पिरामिड दिख जाएंगे बस। जब तुम किडनी को कट करते हो ना, एनाटॉमी वाले जो पढ़ते हैं एमबीबीएस में, उनको केवल पिरामिड दिखते हैं। ये नेफ्रॉन वाला तो स्लाइड कट कर करके बनाने पड़ते हैं, स्लाइड बनाते हैं इनकी। तो समझ रहे हो बात को? तो तुमसे भी पूछे तो मैं किडनी निकाल के दे दूं, मैं तुम नेफ्रॉन दिखा दोगे मुझे, तो बोल पहले उससे ये बोल देना मुझे माइक्रोस्कोप ला के दे दियो, तो मैं सोच भी सकता हूँ कुछ करने का। ये तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे तुम्हारे वाइवा में आ गया कोई एग्जामिनर, सपोज दैट 12th क्लास में हो तुम, और तुम्हारे आगे किडनी किडनी रख के बोल दी, पूछ ली तुमसे क्या, ऐसे पूछेगा तो नहीं, ऐसा मान लो अजप्शनली कि तुम्हारे आगे बोला कि इसमें नेफ्रॉन दिखाइए, तो तुम दिखा पाओगे क्या? बताओ, बताओ, हाँ या ना? दिखा पाओगे किडनी में नेफ्रॉन तुम उसको नॉर्मली है? अरे हाँ या ना? तुम्हारे पास भी उसका माइक्रोस्कोप, क्योंकि तुम्हारे पास वो बाजीगर पिक्चर का चश्मा थोड़ी है जो देख लेता है अंदर तक, ठीक है? मूवी देखिए क्या? चलो छोड़ो। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये समझ में आ गया इतना? अभी नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे, अभी इतना समझ में आया क्या? ये पांच समझ में आया? इस पर क्वेश्चन आ सकता है, सीक्वेंस बना के तुमसे उधर उधर कर देगा, यूरेटर से पहले यूरिनरी ब्लैडर रख देगा, या पेल्विस से पहले पेपिला रख देगा, ऐसे इस तरीके से। ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्यों? उनको पता है जो बच्चा कॉन्सेप्चुअली इसको समझेगा, जिसको स्ट्रक्चर समझ में आता है, वो तो कर पाएगा इन क्वेश्चनों को, और जो केवल रट के आ रहा है वो गलत करेगा गारंटेड। अभी जैसे तुम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, तो अभी तुम्हें स्पर्म का पाथ बताया जाएगा, देखना 2-3 दिन में भैया बताएंगे तुम्हें स्पर्म का पाथ,
तो तुम्हें जब समझ में आएगा जब तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आती है, समझे? अरे बोलो, यस कर दूं अब? उसकी रिजल्ट ले लिया? यार बोल तो दिया करो दोस्तों। अरे बोरिंग तो नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं सर। ये बताओ, ऐसा तो नहीं लग रहा है क्या यार बोलता ही रहता है, हंसी मजाक चलता नहीं थोड़ा बहुत है? चलिए, समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ये हो गया। अब एक टर्म होती है पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट। अब तो मेरे को एक बताना है, एक चीज, पोस्ट का मतलब क्या होगा? जो बाद में होगा या पहले होगा? प्री और पोस्ट दो चीजें होती हैं। प्री तो बाद में पहले और सर। पोस्ट बाद में होगा। तो पोस्ट पोस्ट बाद रीनल में। यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या आएगा? यूरेटर आएगा, यूरिनरी ब्लैडर आएगा और यूरिथ्रा आएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है तुमसे ना पोस्ट रीनल ट्रैक्ट। अब बच्चे इसमें दिमाग लगाते रहते हैं, रटते रहते हैं, जिनको रटा होगा वो रटने वाले तो कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। थोड़ा बहुत भी अगर जिसके पास, क्योंकि ये चीजें कोई जरूरी नहीं है कि लिखी हो एनसीईआरटी में, लेकिन अपने को तो ऑब्जर्व करनी है ना। तो यूरेटर कहाँ आ गया? किडनी से बाहर ही है यूरेटर, और यूरिनरी ब्लैडर भी किडनी से बाहर है, यूरिथ्रा भी किडनी से बाहर है। तो ये क्या आ गया? पोस्ट रीनल ट्रैक्ट में। ठीक है, अब एक एक करके मैं तीनों को ले लेता हूँ। तो यूरेटर क्या होते हैं बताओ, बोलो, अरे बोल दो। पाइप्स होते हैं, पाइप्स टू कैरी यूरिन फ्रॉम रीनल pelvis टू यूरिनरी ब्लैडर। डेफिनेशन सिंपल सी, स्ट्रक्चर देखो ना कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, पेल्विस ही तो स्टार्ट हो रहे हैं। कल मैंने बताया था दो ऑब्लिक ओपनिंग होती हैं। बताओ यार, बोल तो दो यार, इतना तो बताया था मैंने यार। यूरिनरी ब्लैडर में दो ऑब्लिक ओपनिंग होती है, बताया था कि नहीं बताया था? अरे बोल दो दोस्तों। यस टू प्रिवेंट बैक फ्लो। नहीं फिर मैं गाना सुना दूंगा तुम्हें, क्या मतलब आ रहा है? कान फट जाएंगे तुम्हारे। ये क्या होता है? डेट ट्रू सर। जो होती है स्मूथ, या फिर बोल सकता हूँ इनवॉलेंट्री।
बोलो ये समझ में आया क्या? ये मैंने राम कहानी जो लिखी है समझ में तो कुछ आया नहीं होगा तुम्हारे, कुछ आया क्या? ये वैसे मैंने कल ही बताया, ट्राइगोनल मतलब ऐसे बोलते तीन कोने। कल बनाया था ना यूरिनरी ब्लैडर, ऐसा बनाया था ना मैंने। तो इस शेप को क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल। ये सब कल मैं बता चुका हूँ। आउटर वॉल क्या की बनी होती है? डेक्सट्रूसन मसल की बनी होती है, जो स्मूथ होती है या इनवॉलेंट्री होती है। और इनर वॉल जो होती है, या इनर वॉल लिख देते हैं, इनर वॉल ट्रांजिशनल एपिथेलियम या फिर जिसको यूरिथेलियम बोलते हैं। इसके पास एक कैपेसिटी होती है स्ट्रेचिंग की, एक्सपैंड होने की। इस वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन कैन बी स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूबी मतलब यूरिनरी ब्लैडर, यूबी मतलब युवराज सिंह नहीं है, ठीक है? यूबी युवराज सिंह को बोलते हैं ना, ठीक है ना, शॉर्ट में। अब तुम्हें पता कैसे लगती है कि यूरिनेशन करने जाना है? मतलब तुम्हें वॉशरूम जाना है, तुम्हें पता कैसे लगती है? तो कैसे पता लगती है? उसमें पानी, जब भाई सीधी कहानी, थैले में पानी भरेगा तो वो खिंचेगा। तो स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग से क्या होती है? हमें सिग्नल मिलते हैं हमारी बॉडी को कि अब भैया टाइम आ गया है, इसको बाहर निकाल दो वरना मामला खराब। तो लेकिन एक लिमिट तक अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? और इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा पता लगती है? हर चीज को सेंस करने के लिए अपनी बॉडी पर रिसेप्टर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? रिसेप्टर जानते हो ना, जो सेंस करते हैं स्टिमुलस को। किसी के ज्यादा एक्टिव होते हैं, किसी के कम एक्टिव होते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे किसी, कई लोगों को क्या होता है, गर्म चीज ज्यादा, मतलब थोड़ी बहुत गर्म चीज होगी तो उनकी स्किन टॉलरेट कर लेती है। लेकिन कई की होती है जो ज्यादा सेंसिटिव है, उनकी नहीं कर पाती, क्योंकि उनके रिसेप्टर क्या है, थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव है। उनको थोड़ा भी हीट लगा तो वो हट जाएगा वहां से। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? ये बताओ, आया ना? अरे यस। बोल दो। Yes, sir. चलिए, तो स्ट्रेच रिसेप्टर। अब एक बार पता नीट वालों ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया? एक बार नीट वालों ने क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर स्ट्रेच रिसेप्टर को रिमूव कर दिया जाए, उन्होंने क्वेश्चन यही पूछा, स्ट्रेस रिसेप्टर को अगर रिमूव कर दिया जाए तो क्या अफेक्टेड होगा? बोलो। अब एक टर्म जान लो पहले, मिक्सुरेशन जानते हो क्या? पासिंग ऑफ यूरिन, ठीक है? तो मैं यहां एक चीज लिख देता हूं, यूरिनेशन अकर्स बाय मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स जानते हो तुम, जो सडन जैसे होता है ना, गर्म चीज बात रखती है, अचानक हार्ट उठता है कि भाई रखा रहने देते हो? बताओ। उठा देते हैं। उठा क्यों उठा देते हैं? दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। अभी बताऊंगा बाद में जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा क्यों होता है ऐसा, ठीक है? तो यूरिनेशन अकर्स बाय द मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स होता है, ठीक है? तो अब ये मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स बताओ कहां से आएगा? रिसेप्टर है, रिसेप्टर से ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो स्ट्रेच रिसेप्टर अगर हटा दिए, देन मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स विल बी अफेक्टेड। ये क्वेश्चन 2-3 साल पहले ही आया है सर, ठीक है? बोलो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मेरे को ये बताओ यार, रट तो नहीं रहे ना चीजों को? चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से। अरे बता दो। महोदय प्लस महोदयाएं, बताइए। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? कैसी हवाबाजी तो नहीं चल रही ना? पढ़ाते रहो, हमें क्या फर्क पड़ना है। No, sir, समझ रहा. ठीक है, ये समझ में आया? कोई दिक्कत? और यूरिनरी ब्लैडर क्या में ओपन होता है बताओ ना? Ureter, sir. यूरिनरी ब्लैडर क्या में ओपन होता है? Urethra. यूरेथ्रा। हाँ ये सही बोली, कौन बोली? जो भी बोली सही बोली। यूरेटर में, यूरेटर ओपन होता है बेटा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या ओपन होता है? इसका Urethra. स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। तुम्हें एक दो चीज समझानी है, और बहुत छोटी छोटी चीजें तुमसे पूछ लेते कई बार। लिख लिया है?
अरे बोल दो। यस सर। और तुम लोगों के सर्दियां कैसी पड़ रही हैं? अब यूरिथ्रा में ओपन तो होता है, लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, बट कंट्रोल्ड बाय स्पिंक्टर, बताया था कल। सर्कुलर मसल के होते हैं ये। अरे कल बताया था ना, दो स्पिंक्टर होते हैं, एक वॉलंटरी और एक, चलो पहले इनवॉलंटरी लिख देते हैं। अरे बता दो यार, बोल तो दिया करो भैया। यस सर। भाइयों बहनों, मोदी जी की तरह बोलना पड़ेगा क्या? क्या समझ में आ रहा है? इनवॉलंटरी ये इनर साइड पे था इनर्स। और ये आउटर साइड पे था, ये यही था ना। तो यस बताओ, सर। ये इनवॉलंटरी होगा, ये कैसी मसल होगी? इसकी इनवॉलंटरी मसल होगी, सीधी कहानी है जो होगी, ये इनवॉलंटरी है। और जो वॉलंटरी है इसमें कैसी मसल होगी? वॉलंटरी मसल होगी। सही है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एक समझना, एक चीज मैं यहाँ पे तुम्हें डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लो तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ तुम्हारे बेटा ये दो स्पिंक्टर है, और यहाँ पे मान लो तुम्हारी ये मसल, मान लो मैं इसको मसल बना देता हूँ। कौन सी मसल है ये? क्या नाम है इसका? डेट्रूसर मसल है कि नहीं है? बोलो भाई। when when we are not passing urine, और अब मेरे को तुम एक चीज बताना, हम एक तो पास कर रहे हैं यूरिन और एक नहीं कर रहे हैं। अब बताना मेरे को तुम एक चीज, बताओ जब यूरिन पास करेंगे तो ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी या रिलैक्स होगी? ये बताओ मेरे को, बताओ कॉन्ट्रैक्ट सर। क्या होगा? स्पिंक्टर, दो चीजें बतानी मेरे को। तो इस केस में तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, और स्पिंक्टर का क्या होगा? रिलैक्सेशन। कब की बात है ये? जब यूरिन पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब पास बोलो। होगा तब ना। हाँ, जब कर रहे हैं जब है। तो चलो तुमने ऐसे बोल दिया ना, तुम्हें यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। और जब नहीं होगा तो उल्टा हो जाएगा, ये क्या कर जाएगी? ये रिलैक्स, और ये क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी तुमसे पूछा जाए, अभी आप बैठे हो जिस स्थिति में, आपके स्पिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड है, रिलैक्स है? बोलो। कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड है, सीधी कहानी है। तो ऐसे क्वेश्चन चलते फिरते पूछ लेते हैं जो बायोलॉजी पढ़ता है उनसे। अब वो बुद्धि नहीं लगा पा रहा है, वो तो रट रहा है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। भाई सीधी कहानी, ये थैला है, इस थैले को पिचकाओगे, नीचे एक दरवाजा है, इस थैले को पिचकाओगे तो ये दरवाजा खुलेगा ना, ये दरवाजा खुलेगा जब तो नीचे जाएगी चीज। सही है कि नहीं है? और जब जब नीचे नहीं जाना, दरवाजे को बंद कर दो, इसको इसको क्या कर दो? ढीला छोड़ दो। जैसे बलून है, बलून को खाली करते हो तो कंप्रेसर से प्रेस करते हो ऊपर, मान के चलो तुमने धागा बांध रखा था, धागे को खोल दो तो पानी बाहर। और अगर ऐसा होता, क्या होता
तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ये भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या होता, फाइनली ब्लास्ट हो जाता, काम खत्म हो जाता। सही है कि नहीं है? लॉजिक से सोच पा रहे हो चीजों को? Yes, sir. समझ में आ गया? ये बच्चे कम कैसे हो जाते हैं, क्या चक्कर है? चलो आगे बढ़ू। यूरिथ्रा तो तुम जानते हो ना, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा ही बताते हैं। Sir, वो स्पिंक हाँ, बोल बोल बोल, क्या स्फिंक्टर बता? सर वो जो यूरिन पास आउट होता है सर, वो यूरेथ्रा में होता है ना? हाँ, यूरिथ्रा के थ्रू जाता है ना, बॉडी के बाहर, यहाँ से आएगा और ये निकल जाएगा बाहर। नहीं समझ में आया? समझ गए सर। समझ गए ना? ठीक है। तो यूरिथ्रा क्या होता है, मेम्ब्रेनस डक्ट होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेनस डक्ट होती है, ठीक है। तो ये जो मेल होता है, मेल में तो जो पेनिस होता है उसके थ्रू जाता है बाहर, और इसमें वेजाइनल, वेजाइना के अंदर होता है क्या बोलते हैं उसको यार, भूल गया नाम में। यूरिथ्रल मिएटस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया नाम। एक बार 2 मिनट रुकना। वैसे तुम इसमें पढ़ोगे ये चीजें, रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे वैसे तो, पर फिर भी मेरा बताना जरूरी है। यूरिथ्रल और ऑरिफिस बोलते हैं इसको, यूरिथ्रल ऑरिफिस, और मेल में पेनिस के थ्रू जाता है, ठीक है। और पेनिस का जो टिप होता है ना, जैसे ये अपन ने बनाया, यहाँ पे एक जो टिप होता है इसको बोलते हैं यूरिथ्मिएटस। तो बेसिकली पेनिस याद रखना, मेल में पेनिस के थ्रू, वेजान फीमेल में वेजाना, और उसमें भी यूरिथ्रल ऑरिफिस जो होता है उसके थ्रू जाता है। बोलो समझ में आया क्या? हो बढ़िया में? यस सर। ठीक है। और एक चीज याद रखना, ये अभी तुम जो अभी मैं यूरिथ्रा पढ़ा रहा हूँ ना, अभी ये तुम्हें भैया भी पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन में ना, तो बता देना, थोड़ा सा इज्जत रख लेना मेरी भी कि मैंने भी कुछ पढ़ाया है, ठीक है। चलो यस सर। चलो लिख लिया, बढ़ू आगे, यस सर। बढ़ जाए क्या? चलिए चलिए अब बात करते हैं आगे और थोड़ा, ठीक है ना, बात करते हैं थोड़ी सी आगे। चलिए कर लेते हैं आगे बात, नया फ्रंट पे बात करते हैं। नया फ्रॉम इसकी, नेफ्रॉन की डेफिनेशन क्या दोगे तुम? ये 11th के पेपर में और जब 10th के पेपर होते थे ना, तो नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत बच्चे रट के जाते थे। रटा होगा तुमने 10th क्लास में एस चंद की बुक अगर पढ़ी हो तो, एनसीईआरटी पढ़ी हो तो, ठीक है ना। तो इट इज अ मैक्रोस्कोपिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है बेटा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है।
यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं इसको, बिकॉज फॉर्म करती है यूरिन। ठीक है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 60 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। सही है। ये देखना,
चलो इसके बारे में तो बाद में बात कर लेंगे वैसे अभी। ये देखो, तो इसमें तुम्हें बहुत सारी राम कहानी समझ में आ रही है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये बताओ मेरे को पहले, कुछ समझ में आ रहा है इसमें? बोलो, या बोल दो मित्रों। मित्रों Yes. देखो, तो नेफ्रॉन इज अ मैक्रोस्कोपिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी की। इसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बेसिकली जो तुम्हारा यूरिन बनना है वो बनता किसके अंदर है? वो बनता ही इसी के अंदर है। किसके अंदर बनता है बेटे? दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड द नेफ्रॉन। अभी कैसे होता है और बताऊंगा। इसका ये याद रखो तो रख लेना, 3 सेंटीमीटर लंबी होती है, 60 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, याद रखो तो रख लेना, वरना भाड़ में जाने दो, ठीक है। अब सीधी कहानी समझो, एक कटोरा है, इसमें कटोरा, तो ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं बाउमैन कैप्सूल। क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि बाउमैन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। कैप्सूल मतलब वही हो गया एक तरीके से, कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले बाउमैन कैप्सूल, ठीक है बेटा। उसके बाद थोड़ी बहुत नेक होती, छोटी मोटी नेक होती है इसकी, इतनी बड़ी तो नहीं होती जितनी दिखाई गई है। कन्वोलेटेड मतलब होता है कॉइल्ड। क्या होता है? कॉइल्ड, ठीक है। तो इसके जो पास होता है, तो सबसे पास जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल शॉर्ट में याद रखें, पीसीटी। और उसके बाद एक हेयर पेन लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अब इसकी जो आर्म नीचे जा रही है उसको नीचे को बोलते हैं डिसेंडिंग, और ये घूमी और उसके बाद क्या होगी? यूं ऐसे होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग। तो ये होगी डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये होगी असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, LOH। उसके बाद हाँ, ये वाला जो सेगमेंट है इसका ये थोड़ा थिन होता है, तो इसको क्या बोल देते हैं? असेंडिंग। ये थिन सेगमेंट है इसका, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो इसको बोल देते हैं थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद एक और वही कॉइल्ड स्ट्रक्चर आती है, इसको क्या बोल देंगे? अब ये तो पास थी तो प्रॉक्सिमल बोल दिया, अब इससे दूर हो गई बहुत ज्यादा, तो इस वजह से इसको क्या बोल दिया अपन ने? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, DCT बोल दिया। समझे कि नहीं समझे? क्या बोल दिया? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, DCT। कोई दिक्कत है इसमें? अरे बोलो। सर वासा रेक्टा कहाँ पर होता है सर? वासा रेक्टर अभी मैं कहाँ से आ गया? अभी तो मैंने ब्लड के बारे में कुछ बताया, अभी तो सप्लाई में तो घुसा ही नहीं मैं, अभी तो पूरा डिटेल बताऊंगा कि रेफरेंट आर्ट्रियोल और आर्ट्रियोल कहाँ से आएगी। तो बहुत बात की चीज है बेटे, समझे कि ना ही समझे? यस ठीक सर, है, समझे। हाँ, अभी समझा देंगे, पूरा खोल खोल के समझाएंगे, टेंशन ना लो इसको पूरा, ठीक है ना। तुम जितना सोच सकते हो उतना, मैं जितना मेरे में ताकत है उतनी समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो, अब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल क्या होती है? एक डक्ट में आके खुलती है। डक्ट मतलब क्या होता है? बहुत सारी पाइप्स का एक डक्ट का मतलब समझ लेना, बहुत सारे पाइप जहाँ पे आके जुड़ते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? अपन डक्ट बोलते हैं बेटा। ये डक्ट का मतलब समझ लेना। तो बायोलॉजी में कभी डक्ट आ जाए मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा ओपनिंग होंगी, एक ही पार में एक से ज्यादा ओपनिंग होती है, उसको डक्ट बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? मतलब एक पाइप, एक बड़े पाइप में बहुत सारे छोटे छोटे पाइप आके खुल रहे हैं, तो उस बड़े पाइप को डक्ट बोलते हैं। समझ गए? अरे बोलो, आया ना। यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पे मैंने ये इधर साइड का बनाया है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया था, 1 मिलियन नेफ्रॉन है, और रीनल पिरामिड कितने हैं? 8 to 8 से 12, 12। 8 to 12 है। तो कलेक्टिंग डक्ट तो बेटा एक नहीं होती है कि नेफ्रॉन के पास, एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन आके जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो तुमसे पूछे कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट है कि नहीं है? होना चाहिए क्या? नहीं। नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे नेफ्रॉन के लिए कॉमन हो सकता है, क्या होता है। तो इस वजह से कलेक्टिंग डक्ट को अपन पार्ट नहीं मानते नेफ्रॉन का कई बार, ठीक है। तुमसे पूछा भी जाता है क्वेश्चन की विच इज द नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो कलेक्टिंग डक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वो आके खुल रहे हैं, ठीक है, ओपनिंग बहुत सारे नेफ्रॉन की। तो बताओ, इतना कहानी समझ में आया? अब देखो, अब बेसिकली जो एफरेंट आर्टीरियोल और ये सब जानते हो तुम? बताओ। सबसे पहले आर्टरी होती है, आर्टरी ब्रेक होती है, फाइन फाइन आर्टरीज में उनको क्या बोलते हैं? आर्टीरियल बोलते हैं। और जो फाइन आर्टरीज हैं, आर्टीरियोल्स हैं, वो और कन्वर्ट हो जाती है काय में? कैपिलरीज में, जो बिल्कुल जो हमारा हेयर के बराबर मोटी होती है कैपिलरीज, जो तुम्हारे हेयर की थिकनेस होती है ना। अब ये तुम्हें उससे नापनी पड़ेगी, स्क्रू गेज या फिर वर्नियर कैलिपर से नापनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। इतनी थिन होती है तुम्हारी जो कैपिलरीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये एफरेंट आर्टीरियल क्या हुआ? बेसिकली जो तुम्हारी रीनल आर्टरी आई ना, रीनल आर्टरी कहाँ से आएगी? तुम्हारी एरोटा की ब्रांच है। अभी और डिटेल में तो अपन नहीं घुसेंगे, एरोटा में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन अपने को केवल इतना जानना है कि एरोटा की ब्रांचेस है,
आर्टरी क्या होती है? आर्टरी इज द स्ट्रक्चर विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन। ये तो होती है आर्टरी। आर्टरी की डेफिनेशन क्या बोलनी है? आर्टरी की डेफिनेशन ये नहीं है कि द आर्टरी विच इज आर्टरी आर द ब्लड वेसल्स इन विच द प्योर ब्लड इज फ्लो। ये हमेशा सही नहीं है, इसके एक्सेप्शन तुमने पढ़े होंगे। पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन एंड द अम्बिलिकल आर्टरी इन द यूट्रस इन द फीटस इट इज ऑल्सो एक्सेप्शन, पर वो अभी तुम रिप्रोडक्शन में पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो आर्टरी की डेफिनेशन मतलब क्या है कि ब्लड वेसल्स विच कैरी अवे फ्रॉम द ब्लड अवे विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द ऑर्गन। जो ऑर्गन की तरफ जा रही है वो आर्टरी है, जो हार्ट की तरफ जा रही है वो वेन है। मतलब ऑर्गन टू हार्ट सप्लाई कौन देता है? वेन। और आर्टरी कहां से देती है? हार्ट टू ऑर्गन। ये इतना कॉन्सेप्ट पता है? यस सर। बोलो आया ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा आर्टरी क्या हुई? रीनल आर्टरी तुम्हारी ब्रेक हुई। अब किडनी तो बहुत बड़ी, किडनी में रीनल आर्टरी तो चली जाएगी। अब इसको ब्रेक होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा बनाया क्यों नेचर ने? क्योंकि तुम्हारा जो ऑर्गन है वो तो बड़ा है, लेकिन ऑर्गन के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो तो फाइन है। और तुम्हें पता है हर जगह ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो बेटा। यस सर। चाहिए ना। तो एनर्जी चाहिए, तो इस वजह से क्या किया उन्होंने? टूटना स्टार्ट करते। सीधी कहानी, छोटी जगह तो छोटे छोटे पाइप पहुंचाओ, अब बड़ा छेड़ा तो बड़े पाइप चले जाएंगे। सीधी कहानी है ना, स्पेस जितना उसी हिसाब से तो पाइप आएंगे। तो आर्टरी ने टूट गई। अब एफरेंट फॉर होता है आने वाला, जो है जो रीनल आर्टरी आई उससे टूट ब्रेक होके बनी एफरेंट आर्टीरियल। अब एक एफरेंट आर्टीरियल होंगी या बहुत सारी एफरेंट आर्टीरियल होंगी? मुझे तुम ये बताओ। बहुत सारी होंगी बेटा, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन है। नहीं समझ में आई? एक आ गई कि नेफ्रॉन नहीं में तो आई? सर। हाँ एक नेफ्रॉन में तो एक ही होगी, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ओवरऑल में तो बहुत ज्यादा होंगे ना, नहीं समझे? हाँ सर समझ। ठीक, ठीक है। अब उसके बाद आर्टीरियल टूट गई, उसने कैपिलरी का बंच बना लिया। इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। टफ्ट ऑफ द कैपिलरी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, उसके बाद अब ये कैपिलरी आपस में मिली तो क्या बनी? इफरेंट आर्टरी। अब तुमने जनरली एक चीज देखी होगी कि जनरली क्या होता है कि अपन, तुम्हें बढ़ाया भी गया होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में कि आर्टरी टूटती है तो आर्टीरियल बनती है, और आर्टीरियल टूटती है तो कैपिलरी बनती है, और कैपिलरी आपस में मिलकर वेन बनाती है फिर, ना कि आर्टीरियल द्वारा। है कि नहीं है? है कि नहीं हाँ है? तो यहाँ पे द्वारा आर्टीरियल क्यों बनी? यहाँ पे आर्टीरियल क्यों बनी? उसका रीजन क्या है एक्चुअल में? क्या है ये पता है? एक्चुअल में यहाँ से देखो, यहाँ से यूरिन तो छनता रहता है, यहीं से छनता है बेसिकली। अभी मैं कल बताऊंगा ये सब चीजें। तो क्षमता तो यहाँ से है, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पे सारी ये सारा सेल्स से बना हुआ है कि नहीं है? तो इन सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से उसने एक और आर्टीरियल बनाई, क्योंकि ऑक्सीजन तो आर्टीरियल के पास ही, तो वो पहले ऑक्सीजन देगी। अब ऑक्सीजन देने के लिए अभी ये आगे ब्रेक हो जाएगी, एफरेंट आर्टीरियल ब्रेक हो जाएगी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। पेरी मतलब अभी बनाऊंगा तो पूरा घास कट जाएगी। पेरी मतलब क्या होगा? यहाँ से बहुत सारी कैपिलरी निकलेंगी, इसको पूरे को कवर कर देंगी, पूरे को घमासान मचा देंगी। समझ रहे हो? वो मैं भी कल बात करूंगा उस पर। तो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ हाँ समझ। अब ये ध्यान रखना, एफरेंट आर्टीरियल की ल्यूमेन वाइड होती है, मतलब ये चौड़ा पाइप है और ये सकरा पाइप है। उसका रीजन क्या? ब्लड प्रेशर, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस आएगा। ये बड़ा पाइप है तो यहाँ प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। जब प्रेशर डिफरेंस होगा तो चीजें यहाँ से छन छन के आएंगी। ठीक है, ये सब मैं कल बात करूंगा अभी। समझ रहे हो? तो एफरेंट आर्टीरियल की ल्यूमेन वाइड होती है और इफरेंट आर्टीरियल की ल्यूमेन कैसी होती है बेटा? नैरो होती है। समझ गए? हैं? यस सर। और ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मिला के बोलते हैं मेलपीजियन बॉडी या फिर रीनल करप्सिकल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज मेलपीजियन बॉडी एंड द रीनल करप्सिकल? तो मेलपीजियन बॉडी इज द ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड मेलपीजियन बॉडी या रीनल करप्सल। ठीक है, समझ गए? और एक और चीज क्या बताना था मैं? हाँ मैं भूल गया यार। हाँ ये देखो, पीसी बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सब, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं अपन? टिब्यूल्स बोलते हैं। समझ में आ गया? अरे बोलो आया ना? यस सर। चलिए तो फिर कल पढ़ते हैं, फिर यहाँ से आगे। इतना समझ में आ गया ना? कोई इसमें डाउट हो तो फिर एक बार देख लेना, बुक पढ़ लेना एनसीईआरटी। नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पूछने में। बस पढ़ो ढंग से, सीधी कहानी ये है।
मैं पढ़ा रहा ढंग से हूँ तो तुम लोगों को पढ़ना भी ढंग से है, ठीक है ना। इतना इसलिए बताया जाता ताकि थोड़ा तुम्हें इंटरेस्ट आए सब्जेक्ट में, क्योंकि केवल एनसीईआरटी से कुछ नहीं होता। और मैं ज़्यादा आउट भी नहीं जा रहा एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी में ही चल रहा है ज़्यादातर तो, क्योंकि यहीं से तुम्हारी बेसिक्स बनना स्टार्ट होते हो। आगे तुम जो भी करो, एमबीबीएस करो, तुम कहीं भी जाओ, ऊपर वाला जहाँ भेजे तुम्हें, तो तुम्हारे बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं है तो आगे तुम्हें बायो समझ में नहीं आएगी। तो तुम्हारे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, समझ रहे हो बात, क्योंकि बिना बेसिक के कोई भी सब्जेक्ट नहीं सीख सकते तुम। सर ठीक, एनसीईआरटी सफिशिएंट के लिए? एनसीईआरटी सफिशियंट है, पर थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा ना चीज़ों को। एनसीईआरटी एक्चुअल में क्या है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होने के नाते वो क्या है, तुम्हें हिंट दे के जाती है। अब उसको तुम ब्रॉड करके या उसको फैला के या उसको खोल बोल के उसको देखो तुम कि कहाँ पे कैसे लिखा है। एनसीईआरटी पता बहुत इंटरनेशनल बुक से उठाई हुई लाइन है उसमें, तो सारी एक्सप्लेन करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बुक्स तो मैंने भी नहीं पढ़ी, मैंने भी टीचरों से पढ़ा है, तो पढ़ के ही पढ़ा रहा हूँ मैं भी कोटा में। जिसमें तुम्हारे विक्की भैया पढ़े थे उसमें ही हम पढ़े थे, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है फिर है। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, अब तक मैंने जितना पढ़ा दिया उसके क्वेश्चन बना लो कहीं से। कोई जरिया है क्वेश्चन बनाने का, या मैं भेजूं? आप भी सेंड कीजिए सर। ठीक है मैं कर दूंगा, तो ठीक है चलो। मैं एलन की मॉड्यूल के कर दूंगा सेंड, ठीक है ना, मेरे पास जितने हैं। चलो ओके, फिर मिलते हैं, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू।